अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हमने लास्ट टाइम एक नावल स्टार्ट किया था, वो था सोलमेट। जो हमारा सितमगर को हम अज़ीज़ नावल था वो कंप्लीट हो गया। उसके पहले जो है वो हमने सोलमेट नावल जो है वो स्टार्ट किया था। उसके 8 पार्ट हमने पढ़ लिए थे, 9 और 10 ये जो है वो अभी आए हैं। तो अभी जो है वो उसके 2 पार्ट्स जो आए हैं उनको मैं पढ़ देती हूँ, और बाकी जिनकी रिक्वेस्ट आई है नावल पढ़ने की वो सभी नावल मैं पढ़ूँगी। तो जो सोलमेट नावल हमारा पेंडिंग में है उसकी जो न्यू एपिसोड आए हैं, सबसे पहले जो है वो मैं उसको रीड कर देती हूँ। वो दोनों पेपर्स देकर बस वाले अंकल को ये बताकर आज वो दोनों रानिया के घर जा रहे थे। इन्हें बेचकर रानिया के घर के रास्ते की तरफ आईं, जहाँ इन्हें कोई रिक्शा या कोई टैक्सी तो नहीं मिल जानी थी। अल्लाह अल्लाह करके आज पेपर ख़त्म हुए और अपने वादे के मुताबिक अब्रिश मोहसिन के साथ रिश्ता टूटने की खुशी में रानिया के घर जाकर दना को पार्टी देनी थी। रानिया भी इसके रिश्ता टूटने की बात से बहुत खुश थी, लेकिन वो जानती थी इसके माँ बाप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। लेकिन वो हर नमाज के बाद दुआ करती कि इसके बहन को कोई अच्छा हम सफ़र मिले, कासिम से भी अच्छा, क्योंकि मोहसिन जैसे इंसान के साथ रहना एक बहुत ही मुश्किल काम था। और ये बात रानिया से बेहतर कौन जानता था, जो इसकी मंगेतर बनकर 4 साल रही थी। अभी वो दोनों ने घर के अंदर कदम ही रखा कि दना का फ़ोन बज उठा, जबकि यह नंबर एक इंसान के पास था और वो खूब अच्छे से जानती थी फ़ोन पर कौन है। और फ़ोन बैग से निकालते हुए अब्रिश का इसे शक्की नज़रों से देखना इसे शर्मिंदा कर गया। जीजू को मेरा भी सलाम कहना शरारत से कहती इसे तन्हा छोड़कर अंदर चलेगी, जबकि ताबिश के नाम पर इसे क्यों शर्म आई थी वो ख़ुद भी नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना है आज तुम्हारा आखिरी पेपर था। पेपर ख़त्म हो गए तो अब पेपर ख़त्म हो गए तो अब टेंशन भी ख़त्म करो। मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ ना? जिस दिन का इसका पहला पेपर था इस दिन इसका फ़ोन आया, जिस पर इसने ताबिश से कहा कि इसके पेपर होने वाले हैं, फ़ोन बंद कर देगी, क्योंकि ये इसकी मामी का ऑर्डर था। जबकि ज़ैनब ने कहा था पेपर अच्छे से देने हैं तो ये गेम्स वगैरह बंद कर दो। हाँ, लेकिन इन्होंने गेम्स का कहा था और दनक ने फ़ोन बंद कर दिया था। ये बात मामी ने फ़ोन करके अलग से ताबिश को बताई थी। क्यों ना जाने क्या था इस लड़की में कि वो इसको कोई भी बात ताबिश को कभी बुरी नहीं लगती। ताबिश ने इसकी बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि 10 से 15 दिन इसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। पर आज आखिरी पेपर के बाद वो अपना फ़ोन लेकर गई थी ताकि कॉलेज की सहेलियों के साथ तस्वीरें बनाए, क्योंकि इन पेपर्स के बाद इनकी मुलाकात 3 माह बाद होनी थी। वैसे तो कॉलेज मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं, तो आज बड़ी मुश्किल से इसने इजाज़त दी थी कि आखिर इसे अपनी सहेलियों को इतना महंगा फ़ोन भी तो दिखाना था। जी हाँ, आज पेपर ख़त्म हो गए, अब आप फ़ोन कर सकते हैं, दनक ने आहिस्ता से जवाब दिया। इतने दिनों के बाद फ़ोन करने पर वो भी लाशऊरी तौर पर इसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इसकी आवाज़ सुने कितने दिन हो चुके थे, शायद वो इसे मिस कर रही थी, शायद नहीं, यकीनन वो इसे मिस कर रही थी। तो क्या ख्याल है, मामा को भेजूँ तुम्हारे घर? ताबिश ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। हाँ, भेज दें, आपकी मामा बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, दनक ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया, इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम्हारे घर पर मुलाकात होगी, ताबिश ने कहते ही फ़ोन काट दिया। जबकि इसकी बात का मतलब वो समझ ही नहीं पाई। सोबिया को हॉस्पिटल में 1 हफ़्ता रुकना पड़ा। रेहान हर रोज़ हॉस्पिटल जाती तो हाया भी थी, लेकिन सोबिया इसे देखते ही मुंह फेर लेती। वो इससे बात नहीं करती थी और ना ही इसकी शक्ल देखना चाहती थी। इसकी नाराज़गी ज़ायमा की समझ से बाहर थी। वो हर मुमकिन कोशिश करती इसे समझा चुकी थी, लेकिन न जाने क्या बात थी, वो हाया से बात करने को तैयार ही ना थी। इसके निकाह को 1 हफ़्ता गुजर चुका था, लेकिन रेहान ने अब तक इससे बात नहीं की। ज़ायमा भी बहुत परेशान थी, वो भी इसकी बेरुखी नोट कर रही थी। पहले तो वो हर वक्त इससे मुतवज्जा होने की कोशिश करता, हर वक्त इससे बात करने लगता, लेकिन न जाने रेहान को क्या हुआ। पहले तो वो परेशान था, लेकिन अब सोचने लगी थी शायद वो सोबिया की तबीयत को लेकर परेशान है। लेकिन ये सोच भी ज़्यादा दिन ना चल सकी, क्योंकि सोबिया की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। आज ही वो लोग सोबिया को वापस घर ले आए और रेहान ने कहा वो कल ही कराची के लिए निकल रहा है।
जहाँ इसकी बात सोबिया को परेशान कर गई, वहीं जायमा हैरान रह गई। अभी इसके निकाह को मुश्किल से 1 हफ़्ता हुआ, रुखसती तक नहीं हुई और वापस जाने की बात कर रहा है। जायमा बहुत परेशान थी, रेहान को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन हर बात की एक ही बात, वहाँ काम है मामा, कितने दिनों से काम नुकसान में जा रहा है, अभी मुझे वापस जाना है और रुखसती हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सबसे अहम चीज़ तो निकाह है, निकाह हो गया, अब बात ख़त्म करें। ये सब कुछ रेहान ने इस बात पर उकता कर कहा। ऐसे कैसे ख़त्म करूँ रेहान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? निकाह हुआ है तुम्हारा, इसकी माँ को देखो, बेचारी बिस्तर पर पड़ी है और तुम हो के इसे इस बात का भी ख्याल नहीं है। तुम्हें चाहिए कि सोबिया को ठीक करने के लिए, इसका ज़हनी दबाव कम करने के लिए कुछ करो, और तुम हो के ऐसे हालात में इसे छोड़कर जा रहे हो। कैसे बेटे हो तुम रेहान, इस औरत ने तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला और इस मुश्किल वक्त में तुम इस तरह से इसका साथ छोड़कर जा रहे हो। मैं हरगिज़ तुम्हें इस तरह का कोई फ़ैसला करने नहीं दूंगी। मैं आज ही सोबिया से हाया की रुखसती की बात करती हूँ। मुझे यकीन है हाया को तुम्हारे साथ खुशबाश बसता हुआ देखकर इसकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, और वैसे भी हम निकाह के फ़ौरन बाद रुखसती करने वाले थे। वो तो सोबिया की तबीयत की वजह से, जिसमें हमें ये सब कुछ इतना अफरा तफरी में करना पड़ा, लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं आज ही सोबिया से रुखसती की बात करूँगी। जायमा ने अटल फैसला किया। मामा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। रेहान तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तुम अभी यहाँ रुको, 1-2 दिन में चले जाना बीवी को साथ लेकर। जायमा ने इसकी बात काटते हुए बाहर का रास्ता लिया, जबकि वो अपनी माँ को ये नहीं बता सका। एक बार दिल से उतरा हुआ शख्स हमारा अमन चाहते ही क्यों ना हो, अपने मुकाम वापस हासिल नहीं कर सकता। हाया अब रेहान के दिल से उतर चुकी थी। मम्मा देखिए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ, इसे पी लें, आप ठीक हो जाएंगी। मोहब्बत ना सही, लेकिन वसी इसका बेहतरीन दोस्त था, जिसकी मौत से बहुत बहुत सदमा लगा था। जबकि दूसरी तरफ रेहान की बातों से भी इसे हर्ट हुआ, क्योंकि शायद वो सब कुछ इस वक्त ज़रूरी था। हाया को इस केस से निकालने के लिए रेहान को मतलबी होना पड़ा था। हाया रेहान का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ चुकी थी, लेकिन शायद हाया की बात को कभी रेहान समझ नहीं सका। हाँ, शायद रेहान नहीं समझ सकता था इसकी दुल्हन निकाह के दिन घर से भागी क्यों थी। इसने बहुत बड़ी गलती की और ऐसी गलती कोई माफ़ी नहीं होती, लेकिन इसने अपनी सारी ज़िंदगी सुधरने की एक छोटी सी कोशिश की थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी, इस छोटी कोशिश में न सिर्फ इसका बेस्ट फ्रेंड इससे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा, बल्कि इसकी माँ भी इससे रूठ जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, चली जाओ यहाँ से। सोबिया ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको इस हाल तक पहुँचाने वाली मैं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये तो सिर्फ हाया जानती थी अपनी माँ को मौत के मुँह में देखकर वो किस हद तक तड़पी थी, वो शर्मिंदगी की कौन सी गहराई में जा चुकी थी। अपनी माँ को मरते देख इसे खूब सपने उम्मीद आए, सब बेमोल हो गए। हाँ, ये सच था, वसी के साथ शादी के बाद शायद इसकी माँ और ताई अम्मी से माफ़ कर देते, लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद इसकी माँ कुछ हो जाता तो क्या वो आपसे कभी नज़र मिला पाती? वो अपनी माँ की मौत का सोचते हुए भी इसके रोंगटे खड़े हो जाते। सोबिया बस करो, बच्ची कब से माफ़ी मांग रही है। तुम्हें अंदाज़ा भी है हाया की दोस्त इस दुनिया में नहीं रही, वो सदमे से गुजर रही है और ऊपर से तुम्हारी हालत पर अब इसे रूठ कर बैठी हो। मैं समझ सकती हूँ हाया ने जो किया वो गलत किया, इसे घर से निकलने से पहले हम सबको बता कर जाना चाहिए था, लेकिन बच्ची है सोबिया, गलती होगी, तुम माँ हो, इस तरह से मुंह नहीं फेर सकती। इधर देखो मेरी तरफ। जायमा ने हाया के हाथ से सूप का बॉल लेते हुए सोबिया को अपनी तरफ देखने का कहा और साथ ही सूप को स्पून में भरते हुए इसके मुंह की तरफ किया। मैं कल ही अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हूँ। सोबिया ने जैसे ही सूप पीना शुरू किया, इन्होंने बात शुरू की। जब इनकी बात सुनते ही हाया परेशानी से कभी बड़ी मामा को तो कभी अपनी माँ को देखती। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती और ना ही मेरा बेटा, वो रुखसती चाहते हैं, जायमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोबिया को जैसे यकीन ना आया। रेहान कैसे एक भागी हुई लड़की से शादी करने के लिए इतना बेताब हो सकता है? कल तक तो वो इसे नफरत का इजहार कर रहा था, कैसे वो इसकी रुखसती के लिए तैयार है? इनके सवालात हाया के जहन में घूम रहे थे जब इसे अपनी माँ की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या आप भी रेहान शादी के लिए मान गया? वो हाया से शादी चाहता है, इसने खुद आपसे कहा। सोबिया को तो जैसे यकीन ही ना आया।
जबकि अपनी माँ के चेहरे को खुशी देखकर हाया खामोश हो गई। और नहीं तो क्या, इसकी इजाज़त के बगैर तो नहीं तुम्हारी बेटी की रुखसती मांगने आई। भाभी, मैं आपकी ये एहसान ज़िंदगी भर रहूँगी। किस एहसान की बात कर रही हो तुम सोबिया? हाया तो मेरी बेटी है, हमेशा से इसे तुम मेरे ही पास रहना है। सोबिया इसके साथ हाथ बांधने लगी तो जायमा ने फ़ौरन इसका हाथ फेर लिया। अब जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करो, आखिर मैंने अपनी बहू का जोड़ा लेने भी जाना है। जायमा ने मुस्कुराते हुए सोबिया को गले लगाया। इसका अंदाज़ बिल्कुल ठीक था। इसका ज़हनी दबाव शायद हाया की शादी के लिए ही था। और हाया की शादी का सुनकर इसके चेहरे पर जो रौनक आई, इसे देखकर जायमा अंदर तक पुरस्कून हुई, लेकिन वही सुकून हाया के चेहरे पर कहीं भी ना था। आजकल अबरी से इसका आमना सामना बहुत कम होता। वो ज़्यादा पेपर्स में बिज़ी रहती और ये अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। ताबिश के आए दिन कोई ना कोई मीटिंग रहती, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर हो रहा था। इसका इरादा वापस लंदन जाने का था, लेकिन अब्रिश के बारे में सोचते ही वापस जाने का सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब इसे पता चला कि इसके बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। इसके मिलने की ज़िद कर रहे हैं, तो वो नहीं जाना चाहता था। ना ही इसका शख्स का सामना करना चाहता था और ना ही इस शख्स की शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने ताबिश को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुबह से मीटिंग के बाद वो बोर हो रहा था, इसलिए कासिम के घर चला गया और दरवाज़ा खोलते ही जब अब्रिश को अपने सामने खड़ा देखा, एक पल के लिए अपनी बेचैनियों में सुकून उतरता महसूस हुआ। तुम यहाँ? वो इसे आप कहना न जाने कब का छोड़ चुका था। जी, आज आखिरी पेपर था तो पेपर के बाद यहाँ चली आई। काफ़ी दिनों से आप ही से मुलाकात ही नहीं हुई थी। इसने दरवाज़ा खोलते मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझसे भी नहीं, दरक ने बेसाख्ता किया। मेरा मतलब है मुझसे भी बहुत दिनों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो सोच में पड़ा था कहाँ गायब हो गई तुम। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर खुशी हुई। दनक भाभी भी आई हैं। इसने मुस्कुराते हुए इसके साथ एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। अगर इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अंदर चले, जबकि दरक का दिल चाहा कि वो इसे बताए कि पिछले 15 दिनों से वो ऐसे ना देखकर कितना बेचैन था। पिछले 15 दिनों से वो सिर्फ इसके बारे में ही सोच रहा था, इससे मिलने का ख्वाहिशमंद था। बस एक नज़र इसे देखना चाहता था। कितनी बेचैनी सवार थी इसके जहन पर सिर्फ इसलिए कि वो इसकी निगाहों के सामने नहीं थी। और आज इतने दिनों के बाद इसे अपने सामने देखकर इसका दिल चाहा कि उसे अपने सीने में कहीं छुपा ले और सारी दुनिया से दूर कहीं दूर ले जाए। दरक ने आते ही कासिम को ढूंढना चाहा तो वो इसे रूम में मिला। बाहर मेहमान आए हैं तुम्हारे और तुम यहाँ अंदर बैठे हो, खैरियत तो है ना? वो इसके साथ सोफे पर बैठे हुए बोली तो कासिम मुस्कुराया। यार, लड़कों में मेरा क्या काम, मैं तो बस यही बात सोचकर खुश हो जाता हूँ कि रानिया आजकल बहुत खुश है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। सच में अब्रिश का बहुत एहसानमंद हूँ। ऐसे दिनों में इसने मेरा बहुत साथ दिया, और वरना ये जॉब और साथ में रानिया की इस कंडीशन में ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कासिम खुशी से इसे बता रहा था। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, जिसे देखकर दरक को भी बहुत खुशी हुई। अपनी सारी टेंशन भुलाकर इसने रानिया का इतना ख्याल रखा। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले इसकी मंगनी टूट गई। जानते हो एक लड़की पर क्या बीती है जब इसका रिश्ता तय होकर टूटता है? कासिम को कुछ दिन पहले रानिया ने बताया तो अब्रिश किस तरह रिश्ता टूट गया। जबकि ये बात जानने के बाद दरक को तो जैसे रंग ही उड़ गए। क्या मतलब, इसका रिश्ता कहीं तय था? क्या वो भी इसे पसंद करती थी? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम जानते भी हो मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है। मैं ताबिश के वालिदैन को लेकर इसके वालिद के पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कासिम? आई लाइक हर। इसे हमेशा से यही लगता था वो इसकी फीलिंग से वाकिफ़ है। वो इसके बावजूद भी कासिम ने इसे रिश्ते के बारे में नहीं बताया। यार, मुझे नहीं पता रिश्ता इसका तय हुआ था, बल्कि मुझे भी रानिया ने कुछ दिन पहले बताया, और वो भी जब सब इसका रिश्ता टूट गया। और तुम जानते हो इसका रिश्ता किसके साथ हुआ? जिसके साथ पहले रानिया की मंगनी हुई, और इसके साथ वो यकीन करो जितनी नफरत रानिया इस शख्स से करती थी, इससे कहीं ज़्यादा अब्रिश करती थी। इसे पसंद करना तो अब्रिश के लिए मुमकिन ही नहीं था, बल्कि वो तो आज इस रिश्ते को टूटने की खुशी में पार्टी करने आई है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह अब अब्रिश को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम बस मेरे वाला काम मत करना। यार, इसके बाप को बताओ, मेरा मतलब है मेरे ससुर जी को। अगर वो मान गए तो अब्रिश भी मान जाएगी, लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अब्रिश कभी अपने वालिद के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। और अगर तुम
इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अज़ीम साहब को इस रिश्ते के लिए मनाना होगा और मुझे यकीन है कि तुम ये ज़रूर करोगे। कासिम ने मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाया तो वो भी मुस्कुराया। इंशाल्लाह। आज अब्रिश के वालिदैन की शादी की सालगिरह थी। इसी खुशी में इन्होंने दरक को भी खाना नीचे खाने के लिए कहा। दरक तो आजकल अज़ीम साहब को इतना प्यारा हो गया कि वो हर बात में शामिल करते। इसका बस चलता तो इसे अपना बेटा बना लेते। कुछ ऐसा ही मकसद दरक का भी था। वो दरक पर इतना यकीन करने लगे कि वो इसे अपने घर बिठाकर अपने साथ कभी चाय पिलाते तो कभी खाना खिलाते। लेकिन इसके बावजूद भी दरक बहुत एहतियात से काम ले रहा था। इसने कभी अब्रिश का जिक्र भी नहीं किया इनके सामने। खाना खाने के बाद अब्रिश ने बर्तन समेटे तो बाबा ने इसे चाय बनाने का कहा। वैसे क्या करती है आपकी बेटी अंकल, मुझे तो बहुत सही लगती है। दरक इसे देखते हुए कहा। अपने वादे के मुतल्लिक इसने आज तक किसी के सामने रानिया के घर पर होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं किया और ना ही पहली मुलाकात का और ना ही इसके बाद होने वाली मुलाकात का। बेटा अभी एफएससी के पेपर्स देकर फारिग हुई, अब रिज़ल्ट आए तो फिर आगे भी पढ़ेगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा तो अब्रिश ने नंग आंखों से इनको देखा। कल तक वो इसकी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। अब्रिश तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और पेपर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हुए। तुम जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है एक्सपीरियंस हो जाएगा नौकरी का। अंकल मेरे ख़्याल में हर लड़की को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए अंकल, मेरी नज़र में हर लड़की इस काबिल होनी चाहिए कि कल अगर इसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आएँ तो वो इनका सामना करने के लिए तैयार हो। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है अंकल, कब कहाँ हो जाए कोई जानता नहीं। हमने अपनी ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है। तुम ऐसा करो, मेरे ही ऑफ़िस में जॉब के लिए ट्राई करो। वैसे भी तुम्हारे कॉलेज से बहुत सारी लड़कियां हमारे ऑफ़िस में जॉब कर रही हैं। ताबिश ने तुम्हारे ही कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब के लिए लिया है और मेरे ख्याल में तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए। क्यों अंकल, सही कह रहा हूँ ना? मैं बात पैसे कमाने पर ज़रूरी पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए हमेशा कदम साबित करने को है। मेरे ख्याल में अब्रिश को कोशिश करनी चाहिए एक कदम आगे बढ़कर उठाने की। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अगर अब्रिश नौकरी करना चाहती है तो मुझे इतराज़ नहीं, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि मेरी बेटी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएगी। अज़ीम साहब ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। अब्रिश बेयकीनी से देखने लगी। आज वो कितनी खुश थी वो नहीं जानती थी, लेकिन ये खुशी मौसम की मंगनी टूटने वाली खुशी से भी बढ़ थी। इसने शुक्रगुजार निगाहों से दरक की तरफ देखा जिसे देखकर मुस्कुराया था। क्या हो गया तुम्हें? अभी रिज़ल्ट नहीं आया और तुम हो कि रुखसती के पीछे पड़ गए हो। मुझे पहले ही पता था ये सब कुछ करने वाले तुम इसलिए निकाह के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब निकाह हो गया तो शादी के पीछे पड़ गए? बिल्कुल नहीं, जब तक वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाते और अपने आप हमें रुखसती के लिए कोई इशारा नहीं देते तब तक हम बात नहीं करते। ज़हरा ने इनकार करते हुए कहा। अरे माँ, ये क्या बात कर रही हो? वो कौन होते हैं अब कुछ कहने वाले? मेरी बीवी है, मैं जब चाहे इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। क्या कहा तुमने? दनक ने खुद तुमसे रुखसती का कहा? ज़हरा को यकीन न आया। जी हाँ, इसने खुद मुझसे कहा। मैंने इससे पूछा कि मैं आपको घर लेकर आ सकता हूँ तो इसने कहा मोस्ट वेलकम, और ये भी कहा कि आप बहुत स्वीट हैं। तुम सच कह रही हो ना ताबिश? इसने खुद तुमसे रुखसती का कहा? मेरा मतलब वो खुद भी जल्दी शादी करना चाहती है। ज़हरा शौकी नज़रों से देखते हुए बोली। फ़ोन मिलाकर दो, इससे बात करें आप इनके शक पर। इसने जेब से खुद फ़ोन निकालना चाहा। पागल हो गए हो क्या? अब क्या मैं इससे पूछना अच्छी लगूंगी? ठीक है, अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं जाऊंगी और इन लोगों के घर बात कहकर आऊँगी। थैंक यू मामा। रात के 2 बजे का वक्त था जब घर का फ़ोन बजा। अज़ीम साहब काफ़ी देर बजते हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जा रहे। शायद कोई फ़ोन उठा ले, लेकिन शायद अब्रिश सो चुकी थी। वो खामोशी से उठकर फ़ोन के पास है। इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने फ़ोन उठाते हुए कहा। वालेकुम सलाम अंकल, प्लीज़ जल्दी से अब्रिश को सिटी हॉस्पिटल पहुँचाए। रानिया की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है किसी न किसी का अंदर इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है और रानिया की इस हालत में देखना मेरे बस की बाहर नहीं, तो प्लीज़ अब्रिश को भेज दें। हम सिटी हॉस्पिटल हैं। कासिम हड़बड़ाई में बोल रहा था और शायद मर्द की आवाज़ सुनकर इसके मुंह में जो कुछ आया वो बोल गया। शायद वो जानता था फ़ोन पर कौन है। एक बेचैनी चारों की तरफ से गिर चुकी वो खामोशी से कब से इस फ़ोन को देख रहे थे। फिर जैसे ही होश की दुनिया में आए, अब्रिश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अब्रिश बेटा दरवाज़ा खोलो। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने पर इसने दरवाज़ा खोला। यकीनन वो गहरी नींद से जागी थी। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसके शौहर ने फ़ोन किया है और कह रहा है हॉस्पिटल में तुम्हारी ज़रूरत है इसकी बीवी को। अब वो इससे नज़र चुराते हुए बोले।
क्या रानिया आपी की तबीयत ख़राब है? मुझे इसके पास जाना होगा। इन्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ इतनी रात को मैं अकेली? न जाने वो किस हाल में होगी। और कासिम भाई इतने कमज़ोर दिल के हैं, रानिया आपी को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते। ज़रा सा दर्द का कहती है तो बुखला जाते हैं। अब्बू मैं कैसे जाऊँ इनके पास? याला निजात वो किस हाल में होंगी? इसने परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरा। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो अस्पताल एक सर्द सी आवाज़ के कानों में पड़ी और वो इन्हें देखती रह गई। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे? इन्हें यकीन नहीं आया। हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल तक चलूँगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को आधी रात को अकेले जाने नहीं दूँगा। और मोटरसाइकिल स्टार्ट करते तुम चादर ले लो। अब्बू इसे हुक्म देते बाहर चले गए, जबकि इसकी बात पर हैरान होती अबरीश ने फ़ौरन चादर ली और बाहर की तरफ दौड़ी। बाबा इसे हॉस्पिटल छोड़कर बाहर से ही वापस जा चुके थे। इसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो रानिया से मिलने के लिए इन्हें मजबूर नहीं कर सकती थी। इसलिए इसने बिना कुछ कहे खामोशी से अंदर आ गई और कुछ भी देर में रानिया ने एक सेहतमंद भालू से क्यूट से बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन थिएटर से बच्चे को बाहर लाने के बाद कासिम ने इसे बेबी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो खाला होने का फ़र्ज़ इस हद तक निभा रही थी, कासिम को बाप होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभाने दे रही थी। इसका बस चलता तो यही बेबी को छुपा कर कहीं अपने साथ ले जाती। कासिम इसकी मिन्नतें कर कर थक चुका था, लेकिन इसने साफ कहा जब तक रानिया को होश नहीं आ जाता तब तक वो कासिम को बेबी से नहीं मिलने देगी, क्योंकि इसकी लाइफ का ये खूबसूरत मोमेंट दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करते देखना चाहती थी। पहले कासिम ने बेबी लाने की बहुत ज़िद की, लेकिन फिर इसकी ख्वाहिश सुनने के बाद सब्र का दामन थाम लिया। यूँ अचानक रुखसती इनके यहाँ आने की मामा को जितनी खुशी, इसकी बात सुनकर वो इतनी ही परेशान हुई। वो लोग इतनी जल्दी शादी कर नहीं सोच सकते थे, लेकिन ये भी सच था। कल रात ही यासर ने कहा कि अच्छा है अगर वो लोग जल्दी शादी के लिए कहें, क्योंकि डॉक्टर ने यासर को अच्छी उम्मीद ना दी थी। अब शायद वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। इसकी कमर की हड्डी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। अब दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने की बहुत मुश्किल था। वो चाहते भी इनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, इसके साथ वो दन्ना की नहीं अच्छे से शादी करा दी, और उधार कर्ज वो खुद भी बाद में देख लेंगे, पहले बेटी का फ़र्ज़। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि ताबिश को कुछ वक्त पहले दोबारा लंदन जाना होगा, वहाँ का सारा काम पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए। शादी के बाद वो दन्ना को भी वापस अपने साथ ले जाएगा। इसलिए हम शादी की बात करने आए हैं। यहाँ तक दन्ना की पढ़ाई का सवाल, तो इसके लिए तो हम वैसे भी तैयार हैं। शादी के बाद जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोगों को छोड़कर मुझे नहीं जाना। शादी मना कर दे, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मामी हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, आप इन्हें मना कर दें। दनक घर आई तो आते ही इसके बात का पता चला। वो लोग रुखसती मांग रहे हैं, और तब से लेकर अब तक दनक बस रोई ही जा रही थी। एक ना एक दिन तो हर एक बेटी को अपने घर जाना ही होता है। जब अम्मा की बात सुनती थी ना, तो बहुत दुख होता था। हमेशा इनसे कहती थी मैं तुझे अपनी बांजी नहीं बेटी बनाकर लूँगी, और मैंने साबित किया। हाँ, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी मामी नहीं, तेरी माँ हूँ। एक माँ का फ़र्ज़ निभाते मुझे तेरी शादी करनी होगी, और इस तरह से रो धो कर तू अगर जाएगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा। तो चलिए फिर इस नावल का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अगला पार्ट भी इसका आ गया है, और वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो हम न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।